नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी की जान सासत में डाल दी है। बीजेपी का ये डर लगातार बना हुआ है कि नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मार लेंगे, क्योंकि इस महीने के यानी नए साल के अभी 9 दिन नहीं हुए और नीतीश कुमार इस बीच 3 बार नए बने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिल चुके हैं। 3 बार 9 दिनों में 3 बार मिलना काफी कुछ कह जाता है, क्योंकि ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकातें होती हैं, राज्य को चलाने को लेकर तमाम तरह के सलाह मशवरे होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का यूं बार बार आरिफ मोहम्मद खान से मिलना, और खास तौर पर तब जबकि बिहार चुनाव के पहले केरल से आरिफ मोहम्मद खान को मोदी सरकार उसने भेजा बिहार, ताकि वहां पर वो अपना फायदा देख सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान के आने से नीतीश कुमार को कुछ ज्यादा ही राहत मिल गई है। वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और इसीलिए वो बार बार राज्यपाल से मिलने पहुंच रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि 1 जनवरी यानी जब साल की शुरुआत हुई थी, उस दिन ही आरिफ मोहम्मद खान के साथ नीतीश कुमार गए थे अपने पैतृक गांव अपनी मां की बरसी पर। उसके बाद शाम को हालांकि आरिफ मोहम्मद खान राबड़ी देवी के घर पहुंचे और वहां उन्होंने पूरे लालू परिवार से मुलाकात की। अगले दिन जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था, तब भी नीतीश कुमार का पहुंचना लाजमी ही था, वो थे वहां पर। और इस बीच जब पत्रकार नीतीश कुमार से सवाल कर रहे थे तो उनका जवाब दे रहे थे आरिफ मोहम्मद खान। ये सारी चीजें बाकायदा दर्ज हैं और सोशल मीडिया पर इनको आप बार बार देख सकते हैं। उसके बाद 2 जनवरी के बाद आज है 9 जनवरी और ऐसे में नीतीश कुमार फिर पहुंच गए सुबह सुबह आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल के निवास पर। तो उसके बाद से बिहार में फिर हलचल तेज है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों बार बार राजभवन जा रहे हैं, क्या वजह है कि राज्यपाल से उनकी बार बार मुलाकातें हो रही हैं, और अगर मुख्यमंत्री की मुलाकात तय है राज्यपाल से तो इसको लेकर एक आधिकारिक सूचना आती है, पहले से कार्यक्रम तय होता है, एक एजेंडा तय होता है कि जो इनके बीच मीटिंग हो रही है या अगर कोई और चर्चा हो रही है तो वो किस विषय पर हो रही है, क्या वो सरकार को लेकर कोई जरूरी मुद्दा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई जानकारी सामने नहीं आ रही, बस कयास लगने के लिए सारी चीजें नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं और वो कयास जो है इस समय लगते ही जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार बार बार राज्यपाल से मिलने क्यों पहुंच रहे हैं। 9 दिनों में 3 बार राज्यपाल से मिलना काफी कुछ इशारे दे रहा है। और इधर जब से लालू जी का बयान आया है, तेजस्वी यादव का बयान आया है, मीसा भारती का बयान आया है और खुद नीतीश कुमार ने जैसे तीसरी कसम उठाने की तर्ज पर कहा कि 2 बार चला गया हूं, अब वो गलती नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल ही जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो जेपीसी की जो बैठक हुई, उसमें जेडीयू के सुर जिस तरह से विपक्ष के साथ दिखाई दिए और बीजेपी से उसकी अलग राय नजर आई, उससे भी जाहिर हो रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब फिर पलटी मार सकते हैं। तो बिहार से क्या आई है इस समय की बड़ी खबर, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अमूमन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच एक रिश्ता जो होता है, जैसा कि सरकार के अभिभावक हैं और एक जो सरकार का मुखिया है, दोनों के बीच जब कोई सलाह लेनी होती है तो मुख्यमंत्री पहुंचते हैं राज्यपाल के पास, या कोई संवैधानिक संकट आता है उस समय, या कि फिर कोई बड़ा फैसला, सरकार पलटने जैसा कोई बड़ा फैसला जब उठाने का मौका आता है, तब उनकी मुलाकातें होती हैं। लेकिन यहाँ 9 दिनों के भीतर 3 बार नीतीश कुमार का राजभवन पहुंचना, आरिफ मोहम्मद खान से इतनी मुलाकात करना, क्योंकि पहले जो गवर्नर थे राजेंद्र अर्लेकर, ऐसा नहीं ध्यान पड़ता है कि नीतीश कुमार हर हफ्ते उनसे मिलने पहुंच रहे हो, ऐसी कोई खबर नहीं आती थी। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान से उनकी जो बार बार मुलाकात है, ये क्या संकेत दे रही है? देखिए समिता जी, ये इसी बात का संकेत है कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने के संकेत बार बार दे रहे हैं और स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। और गवर्नर से मिलना और अचानक मिलना समिता जी, ये कोई मामूली घटना नहीं है। और जैसा आपने भी कहा कि जो पिछले गवर्नर थे, क्या उनसे भी नीतीश कुमार इसी तरीके से मिलते थे? 1 हफ्ते में 3 बार मुलाकात हो जाए और शपथ ग्रहण से पहले ही जो है वो गवर्नर के साथ उनके गाँव तक जाएँ, नीतीश कुमार अपने गांव तक जाएं गवर्नर को लेकर, तो ये कोई साधारण घटना नहीं है और ये इसके कोई साधारण इसके राजनीतिक मतलब भी नहीं है।
और अगले ही दिन जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ गवर्नर का, तो उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि दरवाजे खुले हैं, उन्होंने आपको ऑफर दिया है, आपकी क्या राय है, नीतीश कुमार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाथ जोड़ दिया। और जवाब जो था वो किसने दिया, वो गवर्नर ने दिया, जबकि वो उस समय शपथ ले चुके थे। और क्या कहा उन्होंने कि भाई आज जो है कोई राजनीतिक बात मत कीजिए, आज तो ओथ का दिन है। तो गवर्नर का कहना यह था कि भाई आज राजनीतिक बात मत कीजिए, अगली बार जब बात हो तब राजनीतिक बात कीजिएगा। तो आज का दिन है तो आज राजनीतिक बात होनी चाहिए, फिर इसका मतलब गवर्नर के कहे के मुताबिक। तो आज जब पहुंचे हैं नीतीश कुमार, और अचानक पहुंचे हैं सुमित्रा जी, अचानक नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं। और इसके साथ एक और घटना हुई कि जनता दल यू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार की आज सुबह 9:30 बजे एक सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस जो थी वो आयोजित थी। और उसके लिए कल ही जो था वो जनता यूनाइटेड ने बहुत बड़े जोर शोर से पोस्टर बना के उसकी सब घोषणा की थी, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला था कि वो फर्जी लोगों की पोल खोलेंगे नीरज कुमार। यानी उनका निशान जो था वो स्वयंभू ज्ञानी लोगों की, उनका निशान जो था वो तेजस्वी की तरफ था, मतलब उसमें जेडीयू का। लेकिन नीतीश कुमार का जैसे ही मुख्यमंत्री का गवर्नर से मिलने का कार्यक्रम होता है, पहुँचते हैं, वो सुबह 9:30 बजे होने वाली जो उनका सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस थी नीरज कुमार की, वो स्थगित कर दी जाती है। तो अब नीतीश कुमार का अचानक गवर्नर से मिलना और नीरज कुमार की वो सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस जिसमें स्वयंभू ज्ञानियों की पोल खोलने वाले थे, उसका स्थगित हो जाना, ये क्या संकेत दे रहे हैं? ये साफ संकेत है कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार की बात पक्की हो चुकी है, डील फाइनल हो चुकी है, केवल उस डील की घोषणा होना बाकी है। दूसरा समझता जी कि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं तो उससे पहले वो उसका पूर्वाभ्यास करते हैं और गवर्नर को भी टटोलते हैं कि गवर्नर किस हद तक साथ रहेगा, किस हद तक जाएगा बाहर। आपको याद होगा इससे पहले भी इंडिया गठबंधन में जब नीतीश कुमार हुआ करते थे तो अचानक गवर्नर से मिलने पहुंच गए थे, और उस समय भी खूब जो थी वो खबरें चली कि अचानक गवर्नर से मिलने पहुंचे और आज जो है इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन लौट के नीतीश कुमार आ गए, फिर बताया गया कि वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात करने गए हैं। और आज भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात करने गए। भाई क्यों गए? गवर्नर कौन है मंत्रिमंडल विस्तार कराने वाला? जी, अगर आपको मंत्रिमंडल का विस्तार करना है तो अपने सहयोगी से बात कीजिए, हालांकि वो मुख्यमंत्री का जस्टिफिकेशन है किसको बनाए किसको नहीं बनाए। लेकिन अगर आपको लगता है किसी से बातचीत करनी तो गवर्नर से आपको बातचीत थोड़ी करनी है किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए। गवर्नर से अगर मंत्रिमंडल विस्तार की आपको किसी से बात करनी होगी तो आपको अपने सहयोगी दलों से बात करनी होगी, आपको बीजेपी से बात करनी होगी, या आपको जीतन राम मांझी की पार्टी से बात करनी होगी, इनसे आपको बात करनी होगी, चिराग पासवान की एलजेपी से बात करनी होगी, हालांकि उनका कोई सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी चलिए गठबंधन में बात करनी होगी। तो आपने उनसे किसी से बात नहीं की और गवर्नर से आप मंत्रिमंडल विस्तार की बात करने जा रहे हैं, तो ये कोई तर्क नहीं है। असली बात यही है कि नीतीश कुमार गवर्नर को ठोकने बजाने गए हैं और ये तय करने गए हैं कि गवर्नर की तरफ से जब वो अगला कदम उठाएं तो कोई इस तरह की चीज़ें ना हो कि उनको कोई दिक्कत पैदा हो। यही पूर्वाभ्यास करने नीतीश कुमार गए हैं। लेकिन यहाँ अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि गवर्नर जो हैं वो पुराने जनता दल ही हैं। 89 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी, आरिफ मोहम्मद खां उसी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ केंद्रीय मंत्री थे, जिसके प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और इसीलिए बिहार पहुंचते ही गवर्नर साहब जो हैं वो 1 जनवरी को पहले जाते हैं नीतीश कुमार के गांव उनकी माताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर, और जब वहां से कार्यक्रम से लौटकर आते हैं तो सीधे जाते हैं राबड़ी देवी के आवास पर। वहां जाकर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद फिर वो कहते, जब उनसे लोग सवाल भी पूछते हैं कि आप गए थे लालू जी से मिले और आप नीतीश जी से मिले, तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं आरिफ मोहम्मद खां। एकदम से कहते हैं कि भाई मेरी जगह आप होते और आपके पुराने लोग रह रहे होते तो आप वहाँ के लोगों से नहीं मिलते। अब यही सवाल आरिफ मोहम्मद खां से पूछा जा सकता था कि साहब आप जब केरल के गवर्नर बनकर गए थे तब वहाँ आप अपने पुराने किन सहयोगियों से मिले थे? वहाँ तो आप किसी से नहीं मिले थे। वहाँ भी आपके पुराने सहयोगी हैं जो उसी सरकार में भी शामिल रहे होंगे, या आपके सहयोगी रहे होंगे, या राजनीति में और आपके साथी रहे होंगे, तो वहाँ तो आप किसी से जाकर नहीं मिले। तो ये साफ तौर पर बताता है। आप एक एंटोनी से वहाँ जाकर मिल सकते थे, भैया आपको राजीव गांधी की सरकार के समय के आप वहाँ भी आप मंत्री थे तो उस समय के आपके पुराने सहयोगी थे, आप उनसे भी जाकर मिल सकते थे। लेकिन आप जाकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से ही क्यों मिलते हैं? बिल्कुल। तो ये सवाल जो होता है, तो इसलिए आज जब नीतीश कुमार पहुँचे हैं और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से गवर्नर से अचानक जाकर मुलाकात की है, उससे ये साफ तौर से संकेत मिल रहे हैं कि खेल बिहार में पलट चुका है और नीतीश कुमार अब खरमास खत्म होते ही। अच्छा, यहाँ खरमास की बात आ गई शर्मिष्ठा जी, अगर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए गए थे तो खरमास में तो कुछ करते नहीं है। नरेंद्र मोदी बता दें कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जो है, मतलब विधायक जो है, वो खरमास में मंत्री बनना चाहेगा।
तो इसमें जो है अगर कोई मंत्री बनना नहीं चाहेगा तो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा करने अभी कहे गए थे नीतीश कुमार गवर्नर से। तो ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि खेल कुछ हो चुका है और नीतीश कुमार सारी चीजें ठोक पीट के ठीक करने गए। जी बिल्कुल, बिहार में खेल चल रहा है और नीतीश कुमार अपनी पुरानी आदत के अनुसार सबको चौंकाने में लगे हुए हैं और वो कब किसको गच्चा दे दे या कब किसको, जो वो जैसे छुपा छुपाई खेलते हैं और धप्पा एकदम से पड़ता है, तो इस समय क्या बीजेपी पर धप्पा पड़ने वाला है नीतीश कुमार का, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आज जिस तरह से वो राजभवन पहुंचे और अमूमन ये होता है अमलेंदु जी की मुख्यमंत्री के सारे कार्यक्रम पहले से तय होते हैं, वो प्रगति यात्रा में है अभी इस समय, लेकिन वो लौट आए पटना और उसके बाद उन्होंने वहां पर कैलेंडर और डायरी का लोकार्पण वगैरह किया और उसके बाद वो अचानक पहुंच जाते हैं राजभवन, जबकि राज्यपाल के भी अपने कोई कार्यक्रम निर्धारित होंगे। तो ये तो सभी जो पदाधिकारी हैं, इनके सरकार में बैठे लोग, इनके सारे कार्यक्रम पहले से तय होते हैं और बाकायदा इनकी विज्ञप्तियां जारी होती हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं, ये कोई खबर नहीं थी कि वो राजभवन जाने वाले हैं, वो अचानक पहुंच गए। और अब खबर ये, जैसा आपने बताया कि कैबिनेट विस्तार, हालांकि उसमें भी एक ये संदिग्ध है कि इस समय जबकि कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, कोई कदम नहीं उठाया जाता है, लोग 14 जनवरी का इंतजार करते हैं, तब आखिर अभी कौन सी मजबूरी हो गई कि बिहार में कैबिनेट विस्तार तुरंत हो रहा है, जबकि अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, इसमें वक्त है अभी चुनाव होने में, इसीलिए अभी इसमें वक्त है। तो नीतीश कुमार को आखिर ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी कि वो राजभवन पहुंचे हैं। और जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है, तो इसमें भी एक खबर ये आ रही थी कि अब की जो है बीजेपी कोटे से 4 और जेडीयू कोटे से 2 नए मंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ भी दिख रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और जो राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, उसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो उन्होंने बिहार डायरी 2025 का जो लोकार्पण किया, उसको वो भेंट करने गए। तो अगर ऐसा था तो वो उसके बारे में पहले से जानकारी देने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी नहीं दी जा रही है, राजभवन इस बारे में चुप्पी साधे बैठा है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और इधर हम अमलेंदु जी ये भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं, तो उसमें बहुत सारे जो कई जगहों पर जैसे जो विकास कार्यों की समीक्षा होती है, योजनाओं की समीक्षा बैठक होती है, उसमें अमूमन उस जिले के जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो उपस्थित रहते हैं ताकि सब मिलजुल कर कोई फैसला ले सकें या सब लोग समीक्षा एक साथ बैठकर कर सकें। लेकिन अभी हाजीपुर जब पहुंचे थे नीतीश कुमार, तो वहां पर तीनों जो सांसद हैं वहां के, मतलब खुद चिराग पासवान, उन्हीं की पार्टी के वीना सिंह और नित्यानंद राय, जो कि नित्यानंद सिंह या राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी नहीं पहुंचे, तीनों सांसद नहीं पहुंचे और जो 6 विधायक में से केवल 4 विधायक पहुंचे। तो ये जो नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में एनडीए के सांसदों का न पहुंचना, उनकी प्रगति यात्रा में उनका साथ न देना, क्या ये बता रहा है कि जेडीयू और बीजेपी की राहें अब अलग अलग होने के एकदम कगार पर आ चुकी हैं? देखिए बिल्कुल समिता जी, जेडीयू और बीजेपी की राहें अलग आ चुकी हैं और इसके साथ साथ एक घटना और हुई है। आपने अभी जिक्र किया कि उनकी यात्रा में बीजेपी के लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, बीजेपी के लोग यात्रा में तो शामिल हो ही नहीं रहे, लेकिन कल जो थी वो जेपीसी की बैठक हुई वन नेशन वन इलेक्शन पर, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर सबसे पहला जो आपत्ति आई वो जनता दल यू की तरफ से आई, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से आई कि ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा, इससे खर्चा कैसे बचेगा, ये सवाल पूछा गया। और ये सवाल पूछा गया कि अगर किसी राज्य में बीच में सरकार गिर जाती है तो ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या करेगा, उसमें सरकार का वहाँ क्या हाल होगा। तो ये सवाल जो पूछे गए, तो और इस पर असहमति जताई गई वन नेशन वन इलेक्शन पर जेडीयू की तरफ से, और ये कहा गया कि ये जो संघात्मक ढांचा है उसके ऊपर ये प्रहार है। हालांकि जेपीसी की बातें बाहर नहीं आती, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही खबरें हैं। और ज़बरदस्त तरीके से सवाल जेडीयू की तरफ से उठाया गया, उसके बाद फिर और लोगों ने सवाल उठाए। और वाईआरसीपी कांग्रेस जो है, जो पहले से बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद किया करती थी, उसने तो सीधे सीधे कहा कि ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। ये चीज़ें आई। तो यानी नीतीश कुमार ने साफ साफ संकेत दे दिए कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की किसी भी रणनीति से और किसी भी मीडिया नैरेटिव से डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। वो उनको जो करना है वो करके मानेंगे।
कल जिस तरीके से इस मीडिया ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि आप शरद पवार जो है वो अजीत पवार की पार्टी में मिल जाएंगे और अपने सांसदों को लेकर चले जाएंगे, सुप्रिया सुले को मंत्री बना दिया जाएगा केंद्र में और इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, नीतीश कुमार की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। उसके बाद नीतीश कुमार और जो थे वो सतर्क हुए। नीतीश कुमार ने उसका जवाब आज गवर्नर से मिलकर दिया और ये साफ साफ संकेत दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके के नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी तो नैरेटिव बनाने में नीतीश कुमार पीछे नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, और उनको जो करना है वो करके मानेंगे। तो ये उन्होंने एक जो था वो नैरेटिव बना दिया। हालांकि शरद पवार की तरफ से भी जो था वो कल उस नैरेटिव की जो थी वो हवा निकाल दी गई, जो बीजेपी की तरफ से फैलाया जा रहा था, चीज़ें सब सामने आ गई। तो इस तरीके से इसका मतलब साफ है समिता जी कि भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ चुकी है कि उसका नीतीश कुमार के साथ निर्वाह अब नहीं होना है, और इसकी जो कहा जाए जो सूत्रपात है वो नीतीश कुमार की तरफ से नहीं हुआ है, वो बीजेपी की तरफ से हुआ है। और बीजेपी की तरफ से इस तरीके से हुआ कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद जब एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में कहा कि भाई बिहार मॉडल जो है महाराष्ट्र में अपनाया जाए, तो उनसे साफ कह दिया गया कि बिहार मॉडल तो बिहार में ही नहीं चलेगा तो महाराष्ट्र में अब क्यों चलेगा जी। और ये भनक नीतीश कुमार को भी लग गई। नीतीश कुमार को भी लगा कि जब ये जो मॉडल इन्होंने महाराष्ट्र में लागू किया और जिस तरीके से इन्होंने एकनाथ शिंदे को किनारे किया है, यही काम ये भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में करेगी और नीतीश कुमार को किनारे करके उनको एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश करेगी। पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी में किसी को एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी, चाहे वो आरसीपी सिंह के जरिए हो या फिर जीतन राम मांझी के जरिए हो, बनाना चाहती थी, लेकिन वो खेल नीतीश कुमार ने उसको खारिज कर दिया, मतलब उसको धता बता दी नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार ने वो फेल कर दिया भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। अब जो नीतीश कुमार ने ये समझ लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि जेडीयू में कोई दूसरा एकनाथ शिंदे तैयार नहीं कर पाई, तो अब वो 2024 का एकनाथ शिंदे तैयार करना चाहती थी नीतीश कुमार को ही। तो नीतीश कुमार ने अब उसको भी धता बता दी है और ये बता दिया है कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी खेल नीतीश कुमार के साथ नहीं चल सकता। नीतीश कुमार ऐसे खेल खेलने में भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं, ये संकेत नीतीश कुमार ने दे दिए समिता जी। बिल्कुल, नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी पर बार बार बीस पड़ रहे हैं। वो बता दे रहे हैं कि मोदी शाह की जो जोड़ी है वो मिलकर भी नीतीश कुमार को इस तरह से पटकनी नहीं दे सकती जैसा कि उसने एकनाथ शिंदे के साथ किया। और एकनाथ शिंदे बेशक उन्होंने सरकार चलाई महाराष्ट्र में और उनका अच्छा खासा जनाधार है, लेकिन नीतीश कुमार जैसा राजनीतिक अनुभव या बीजेपी को जो समझने की एक वो जो बीजेपी की जो नब्ज नीतीश कुमार ने पकड़ी हुई है वो एकनाथ शिंदे नहीं पकड़ पाए, और इसीलिए उनको अब महाराष्ट्र में अपनी कुर्सी जो है वो खोनी पड़ी। सत्ता में साथी तो बने हैं लेकिन कुर्सी उनके पास नहीं है, और बीजेपी ने ये देख लिया कि एकनाथ शिंदे को जो मॉडल था वही उसने वो नीतीश कुमार के साथ करने की कोशिश की, और जब उसमें सफलता नहीं मिल रही थी तो वो शरद पवार के जरिए फिर जो जैसा आपने अभी जिक्र किया है कि अजित पवार शरद पवार इनका ये एक हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कल की खबर, ये कई दिनों से ये खबरें जो है प्लांट हो रही थी कि दो पवार परिवार जो है वो एक हो रहा है और सुप्रिया सुले जो है वो केंद्र में मंत्री बन सकती हैं। और क्योंकि ये सब दिख रहा था कि नीतीश कुमार को दबाव में लाने की कोशिश, और उनके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को भी, और चंद्रबाबू नायडू ऐसा लग रहा है कि दबाव में आ गए हैं। कल वो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे और उनको इंडिया ही नहीं ग्लोबल लीडर बता रहे थे और ये कह रहे थे कि आपके कारण पूरा भारत का नाम हुआ है दुनिया में, वो और मोदी जी मुस्कुरा रहे थे। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ तो मोदी जी की मुस्कुराहट कायम है, अभी बनी हुई है, लेकिन कब तक बनी रहेगी, और नीतीश कुमार के रहते क्या मोदी जी इतना मुस्कुरा पाएंगे, ये अब एक बड़ा सवाल हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से आज राजभवन पहुंचे हैं उससे काफी कुछ हलचल जो है वो तेज हो रही है। जैसा हमने पहले भी कहा कि जो भी अगर इतनी सीधी सी बात थी कि कैलेंडर और डायरी गिफ्ट करना था, या कि अगर आपको कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करनी थी, तो वो खबरें आराम से बताकर ही भी की जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से चीजों को दबाकर मुलाकात हो रही है उसके पीछे बहुत सारे इशारे जो है वो मिल रहे हैं। और इधर तेजस्वी यादव भी जिस तरह से अब बयान दे रहे हैं और वो नीतीश कुमार को बार बार जैसा एक कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये भी दिख रहा है कि तेजस्वी यादव शायद नीतीश कुमार को बार बार संकेत दे रहे हैं कि अब आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव का अभी का एक ट्वीट है कुछ समय पहले का, जिसमें वो अभी निकले हुए तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा कर रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं। तो उन्होंने एक ग्रामीण से मुलाकात की और उससे के साथ एक ट्वीट भी किया है। क्या है वो ट्वीट, इसको देख लेते हैं। हमारे साथ यहाँ चौधरी जी हैं और
दिक्कत है यहाँ पर। लाइन का दिक्कत है। बोरिंग पर खामा पर नहीं। फसल वसल का तभी तो हाँ, यही। उतना नहीं होता है, लोग को तंग होता है। और आप तो पासी समाज से हैं, जी। तो तारी में क्या दिक्कत होता है? आप लोग को क्या कठिनाई है? तारीख में यही है कि हम लोग को नीतीश ने बोले कि नीरा बेचिए, नीरा हम लोग यही रोजगार है, तो हम लोग नीरा बेचेंगे कि तारी बेचेंगे। तो नीरा बेचने में क्या दिक्कत है? पुलिस भी लाया तो हम लोग का दिक्कत करता है, बेचने नहीं देता है। नहीं नीरा बेचने में क्या दिक्कत है? नीरा बनाने अरे में वही तो फायदा है। नीरा फायदा कहाँ? नहीं, नहीं, कुछ नहीं फायदा है। नहीं, लालू जी जब से तब तो तारी माफ किए जी थे, माफ किए हैं। तो आप लोगों को फायदा हुआ था। जी फायदा हुआ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग को दारू का है, जैसे कि वो आपका काम है, हमारा काम है, हम अपना शुरू काम से ही करें। सब लोग करते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी तो महंगाई बहुत ज्यादा है, जी महंगाई तो है। सब सामान खरीदना, बिक्री, घर चलाना मुश्किल हो गया जी है। हाँ, कैसे मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो गया है कि अब महंगा सब सामान मिलता है। जी सब बाल बच्चा और लिख पर बैठा रहा है। कोई नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, नहीं, ये फाइनल कर लिया है, घर बैठे। तो आपको क्या लगता है कि असल मुद्दा क्या बा? बेरोजगारी और महंगाई है कि जी नहीं? बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी, गरीबी है गरीबी है ना? तो हम जो सरकार है उसको इस सब पे ध्यान देना चाहिए ना, देना चाहिए। आर्थिक न्याय लोग के साथ करना चाहिए। जी। ठीक है, चलिए हम लोग विचार करेंगे, जो बेहतर होगा बिहार के लिए, आप लोगों के लिए, वो हम लोग काम करेंगे। तो अमरिंदु जी यहाँ पर तेजस्वी यादव ग्रामीण से मुलाकात करते हुए और जैसा उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, महंगाई, खेती की जो दिक्कतें हैं, लालू जी जब थे तब उन्होंने क्या क्या माफ किया और कैसी सहूलियतें थी तब, और अब के उसमें जो फर्क है, बेरोजगारी, ये सारे जिक्र तेजस्वी यादव ने किया। और जो उन्होंने कहा कि चलिए हम विचार करते हैं जो बेहतर होगा उसके लिए, क्या ये नीतीश कुमार के लिए एक कोई संकेत है? क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार सीमित सोच और दिशा वाले कूपमंडूक नेता हैं और उन्हें जो अधिकारी बता देते हैं वही सही लगता है। नीतीश कुमार उस जालसाज डॉक्टर की तरह है जो मोटी रकम वसूल कर स्वस्थ आदमी को भी अपनी सनक वाली इंजेक्शन लगाकर बीमार बना देता है, मरणासन अवस्था में पहुंचा देता है। यहाँ पर नीतीश कुमार पर काफी तीखा हमला है ये। जो बातचीत हो रही है उसमें वो कहीं ये नहीं बोल रहे कि नीतीश कुमार ने क्या किया। और अभी आप देखिए, पहले भी जब नीतीश कुमार उन पर कुछ बोलते थे, चाहे वो लालू परिवार पर कोई तंज कसते थे या तेजस्वी यादव को, तो वो कहते थे चचा है, बोल रहे हैं, चलिए, होता है, गार्जियन है, इस तरह की बात बोलकर तेजस्वी यादव टाल जाते थे। अब जो है तेजस्वी यादव थोड़े तल्ख हमले कर रहे हैं। एक तरफ लालू जी बोल रहे हैं कि वो आ जाए, हम उनकी गलतियों को माफ करेंगे, और यहाँ नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ गए हैं, तो सोचिए अब आपको क्या क्या बनना पड़ रहा है, आपको अधिकारी किस तरह से लाचार बना दे रहे हैं। तो वो क्या नीतीश कुमार को उकसाने का काम यहाँ पर तेजस्वी यादव करते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल समिता जी, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का ज़मीर जगाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आप जो हैं राजनीति में, ठीक है भाई, बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन इतना भी समझौता अच्छा नहीं है कि आपका लगातार अपमान करे भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी, अगर चलिए नरेंद्र मोदी अपमान करें, अमित शाह अपमान करें, समझ में आता है, छोटे छोटे नेता भी आपका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने एक और वीडियो ट्वीट किया था समिता जी नीतीश कुमार का, कि वो विजय चौधरी जो है, वो विजय कुमार सिन्हा जो है, कुछ बीच में शायद इंटरप्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार के, उसको लेकर कहा था कि अब ये स्थिति आ गई कि नीतीश कुमार को जो है, मतलब बीजेपी का मंत्री जो है वो बीच में टांग अड़ा रहा है और रटा के भेजा जाता है उसको भी, जो वो गड़बड़ा जाते हैं नीतीश कुमार बोलने में। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वो सीधे सीधे वो नीतीश कुमार की तरफ मतलब ये इशारे दे रहे हैं कि भाई आपके लिए रास्ता खुला है और आप अपना सम्मान जगाइए और आप आ जाइए। इधर समिता जी लगातार जनता दल यू की तरफ से भी जो बातें की जा रही हैं वो साफ साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध विच्छेद लगभग फाइनल है और बस उसकी घोषणा होना बाकी है। आज ही जब नीतीश कुमार मिलकर आए हैं गवर्नर से, उसके बाद जनता दल यू की तरफ से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जाता है, सब किसानों को किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं, बिजली मिल रही है और गुजरात से आगे निकल गया है बिहार, इस तरह की बातें कर दी जाती हैं। और उसमें जो हैशटैग इस्तेमाल किया गया है अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में, वो है 25 में फिर से नीतीश।
तो ये लगातार जनता लीग की तरफ से दिया जा रहा है। दिन में कम से कम 5 से 6 ट्वीट जो है जनता लीग की तरफ से आ जाते हैं, 25 में फिर से नीतीश या 25 से 30 नीतीश, इस तरीके के। यानी 25 से 30 नीतीश और 25 में फिर से नीतीश, ये भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधा संकेत दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार का आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वरना दरवाजे दूसरी तरफ खुले हुए हैं। नीतीश कुमार अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दूसरी तरफ चल देंगे। नीतीश कुमार का क्या फकीर आदमी है, समाजवादी नेता है, दूसरे दरवाजे से चले जाएंगे। तो ये संकेत लगातार जो है नीतीश कुमार की तरफ से और जनता यूनाइटेड की तरफ से बीजेपी को दिए जा रहे हैं। और समिता जी, अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बातचीत थी तो मंत्रिमंडल विस्तार की बातचीत होनी चाहिए थी अमित शाह से, जब अमित शाह को पहुंचना था पटना। लेकिन अमित शाह का पटना का दौरा रद्द कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसका मतलब मंत्रिमंडल विस्तार की कोई बातचीत है ही नहीं। अगर होती तो पटना दौरा रद्द नहीं होता, दिल्ली में नीतीश कुमार की अमित शाह और प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाती, दोनों से मुलाकात नहीं हुई है। ये सारे संकेत साफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार तैयारी कर चुके हैं, केवल सही मुहूर्त का इंतज़ार नीतीश कुमार कर रहे हैं। और शायद वो सही मुहूर्त 18 जनवरी को आ सकता है, जब राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है पटना में, और राहुल गांधी भी पटना में एक संविधान रक्षक सम्मेलन या संविधान हक सम्मेलन जो है उसमें राहुल गांधी उपस्थित रहेंगे। 14 जनवरी को खरमास खत्म हो चुका होगा, उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। उसका पूर्वाभ्यास आज उन्होंने जो है वो गवर्नर से मिलकर, अचानक मिलकर किया है। ये साफ समझ में आ रहा है समिता जी। जी बिल्कुल, 25 से 30 फिर से नीतीश का ये जो पोस्टर है ये लगातार जेडीयू जारी कर रही है। और आश्चर्य की बात है कि ये पोस्टर जो उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, जबकि इन्हीं बीजेपी में मतलब अमित शाह ने जब ये कह दिया था, वो टीवी चैनल पर बाकायदा उन्होंने कहा कि जो कौन सा सीएम फेस होगा ये संसदीय बोर्ड, और वो भी बीजेपी का संसदीय बोर्ड, उन्होंने ये कहा था। उसमें कहीं भी एनडीए की बात नहीं की थी। और जिस तरह से महाराष्ट्र वाले मॉडल को बीजेपी बिहार में लागू करने की कोशिश कर रही है, तो महाराष्ट्र की राजनीति, वहां के लोग, वो सब कुछ बहुत अलग है, और बिहार जो है वो बिल्कुल अलग प्रांत, और वहां का मिजाज जो है वो बिल्कुल अलग है। तो बीजेपी शायद यहाँ पर खुद को मुगालते में रख रही है। अगर उसको ये लगता है कि वो नीतीश कुमार को उसी तरह से साध लेगी जैसा कि उसने एकनाथ शिंदे को साध लिया, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए नुकसान वाली बात है कि वो समझ नहीं पा रही है। और इधर जिस तरीके से आरजेडी की जो तैयारियां चल रही हैं, लालू जी ने जो बुलाई है बैठक, उसको लेकर भी काफी कयास लग रहे हैं कि आखिर आरजेडी की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सभी को उसमें उपस्थित रहने का आदेश जो मिला है, काफी कुछ कह रहा है। राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो है वो फिर से बिहार में कोई बड़ा खेल कर सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो एक बयान दिया कि ये लोकसभा चुनाव के लिए था, तो उस बयान को भी काफी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के खत्म होने की चेतावनी दे दी है तेजस्वी यादव ने। हालांकि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये कहा था, उसमें कहीं भी बिहार का जिक्र नहीं, लेकिन जबरदस्त उन्होंने ये, जबकि ये कहा था कि बिहार में तो कांग्रेस और राजद पहले से साथ हैं। तो यहाँ पर अमलेंदु जी, जिस तरह तेजस्वी यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया जो पेश कर रहा है, क्या यहाँ भी मीडिया बीजेपी को बचाता हुआ दिख रहा है, या वो बीजेपी के साथ धोखा कर रहा है कि नीतीश कुमार क्या सही में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सही जानकारी जो है वो मीडिया भी नहीं दे रहा। जो एक होता है कि जो मुंह पे अच्छी लगने वाली बात है, बीजेपी को जो अच्छी लगे, ठकुर सुहाती जिसको हम कहते हैं, वो कर रहा है मीडिया, और इसमें बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है। बहरहाल तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कल, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको सुनते हैं, क्योंकि उसमें भी फिर से बीजेपी पर और नीतीश पर नए तरीके से हमला है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुन लेते हैं। हाल था, चेहरे पे खुशी थी, आज नौजवान देख लीजिए क्या दुर्गति हो रखी है नीतीश जी के राज में, एनडीए के राज में, भाजपा के राज में। ये लाठी डंडे, वही गांधी मैदान 17 महीने में नौकरियों की बहार, नियुक्ति पत्र वितरण होता था, आज जो है लाठी डंडे लोगों को खाने पड़ रहे हैं। हम लोगों के सरकार में आने से पहले पेपर लीक होता था, हम लोगों के जाने के बाद पेपर लीक होने लगा। किस पे कार्रवाई हुई अब तक? मैट्रिक के परीक्षा से लेकर के बीपीएससी के परीक्षा तक पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में, और अब तक जो है किसी पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कौन है किंगपिन, कौन है, किस अधिकारी पे सरकार ने कार्रवाई की है, या आगे ना हो इसके लिए क्या कदम उठाया? अभी तो 17वां बीपीएससी को लेकर के हंगामा है, कल 71वां होगा, 72वां होगा, फिर छात्र आंदोलन करेंगे, पेपर लीक हो गया। तो अभी तक कोई भी सरकार जो है इस दिशा में
पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों को छूट दे रखी है। अब मुख्यमंत्री जिस यात्रा पे हैं वो अपराध अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। मेरा मानना है कि प्रशासनिक अराजकता जो है पूरे बिहार में फैल चुकी है। अब मुख्य सचिव, डीजीपी एक ऑर्नामेंट पोस्ट हो गए। 2018 के बाद मुख्य सचिव का पद और डीजीपी का पद जो है ऑर्नामेंटल पद हो गया। रिटायर्ड अधिकारी जो है चंद लोग वही टायर्ड मुख्यमंत्री के साथ बिहार जो है वो चला रहे हैं। डीजीपी की नहीं चलती है, ना मुख्य सचिव की चलती है। यात्रा में भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुख्य सचिव उस कोने पे है, डीजीपी को तो यात्रा में ले ही नहीं जा रहे, और कई कई जगह ही जो है मुख्य सचिव जा पा रहे हैं। देखें तो पूरी तरीके से जो काबिल अधिकारी है इस सरकार ने उनको नेग्लेक्ट किया है, सेंटिंग पोस्ट पे डाला हुआ है। ऐसे 90% जो काबिल अधिकारी है, चाहे आईएएस हो या आईपीएस। तो अमलेंदु जी, ये जो पूरा प्रशासनिक अराजकता और किस तरह से ऑर्नामेंटल पोस्ट बना दी, मतलब केवल दिखाने को है और उनका काम कुछ नहीं है, और जो चंद लोग बार बार वो ये बात बोल रहे हैं कि रिटायर्ड अधिकारी जो हैं वो टायर्ड मुख्यमंत्री को चला रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव नाम नहीं लेते या वो उनको थका हुआ बता देते हैं, और गार्जियन भी बता चुके हैं, तो जैसा होता है कि भाई आप थक रहे हो तो आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको पूरा साथ लेकर चलेंगे। क्या ये इशारा जो है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बार बार दे रहे हैं, जबकि उन्होंने ये कह दिया है कि अब हम नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे उसके बाद भी राजभवन वो पहुंच रहे हैं, और क्यों पहुंच रहे हैं इसका कोई खुलासा नहीं होता। अमित शाह पटना आते हैं, आने के अपना कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। नीतीश कुमार पहुंचते हैं दिल्ली, लेकिन वो नहीं मिलते किसी से भी, वो जेपी नड्डा के घर की बैठक में भी नहीं पहुंचते। कल जिस तरह से जेपीसी में जेडीयू ने एकदम अलग ही बात रखी कि भाई जो अगर सरकार कहीं की गिर जाए तो या अगर बदल जाए तो फिर उसका खर्च कैसा होगा, ये सारी बातें जो पूछ रहे हैं, क्या यहाँ पर एक तरफ जेडीयू इशारा भी दे रही है कि बिहार में भी सरकार जो है वो गिर सकती है या समय से पहले जो है बदल सकती है, इसका भी इशारा दे दिया जेडीयू ने। और दूसरी बात, जिस तरह से इस पर वन नेशन वन इलेक्शन पर जेडीयू साथ नहीं दिखी, अंबेडकर के जो अपमान के मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ नहीं खड़ी है, वो जाहिर है दूरी बनाई हुई है। सांप्रदायिकता का मुद्दा है जिस पर वो कभी बीजेपी के साथ खड़ी नहीं दिखती। इसके अलावा जैसे ब्रॉडकास्ट बिल है या वक्फ बोर्ड वाला मामला है, इन सब पर भी जेडीयू जो है बार बार अलग सुर अपना रही है। जून में मोदी सरकार गठित हुई है और अभी है दिसंबर, अभी साल भर भी नहीं बीता है, और इतने मुद्दों पर और इतने फैसलों पर बार बार असहमति हो रही है। क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार इस तरह से बीजेपी के साथ बने रहेंगे, या अब उनके लिए पूरा एक मंच या पूरे कारण जो है वो तैयार हो गए हैं कि एक नहीं 10 कारण वो गिना सकते हैं कि मैं इस वजह से एनडीए छोड़कर जा रहा हूं, इन वजहों से मेरा मन यहाँ अब नहीं लग रहा है। क्या कहेंगे? देखिए समिता जी, नीतीश कुमार जब भी कुछ करते हैं तो पहले उसकी भूमिका अच्छे से तैयार करते हैं। इंडिया गठबंधन जब छोड़ा था तब भी उन्होंने उसकी भूमिका तैयार कर ली थी। ये बताया गया कि साहब वो इंडिया गठबंधन की बैठक में नाराज़ होकर चले गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने नाराज़गी जताना शुरू कर दी, और उसके बाद फिर वो जो था वो अचानक से मालूम पड़ा गवर्नर के पास पहुँचे, फिर बताया गया कि वो तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात करने गए थे, फिर लौट कर आ गए, और मालूम पड़ा कि 2 दिन बाद ही या 3 दिन बाद ही फिर जाकर गवर्नर से फिर मिले और जाकर इस्तीफ़ा सौंपा और दूसरा अपना दावा पेश कर दिया सरकार बनाने का। अभी भी नीतीश कुमार इसी तरीके की तैयारियां शुरू कर चुके हैं, और ये तैयारियां जो हैं उनके लगातार देखी जा सकती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे देखिए, जैसे हम लोगों ने चर्चा की, जेपीसी में सबसे पहले जो आपत्ति आई वो जनता दल यू की तरफ से आई, यानी साफ संकेत मिल गए कि जो खबरें चल रही थी कि संजय झा जो हैं वो एकनाथ शिंदे बन सकते हैं जनता दल यू के, वो खबरें निराधार हैं, और संजय झा ने भी वही बातें की जो पार्टी का स्टैंड था। यानी और सम्राट चौधरी से जब आकर मिले विदेश से आते ही संजय झा, तो इसका मतलब अब जेडीयू ने तैयारी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने की। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरा, सांप्रदायिकता के मसले पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाते हैं किसी भी तरीके से, और लगातार उसकी आलोचना करते रहते हैं, और जब गिरिराज सिंह की यात्रा निकली तो उस पर उन्होंने सख्त जो थी वो प्रतिक्रिया दी थी। तीसरा, जो वक्फ बिल आया और जो सब ड्रीम प्रोजेक्ट समझा जा रहा था नरेंद्र मोदी का, उस पर सबसे पहले आपत्ति जो थी वो जेडीयू की तरफ से आई, और जेपीसी को भेजना पड़ा लोकसभा में खड़े होकर किरण रिजिजू को
घोषणा करनी पड़ी कि हम इसको जेपीसी में भेज रहे हैं। जी। और ये बताया गया कि उनके पास कोई पर्ची आई, वो पर्ची शायद वो नरेंद्र मोदी ने भेजी थी कि जेडीयू की तरफ से बगावत हो सकती है, सरकार गिर जाएगी, इसको जेपीसी में भेज दिया जाए, और फिर वो जेपीसी में भेज दिया गया। एक और मुद्दा जो डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का है, वो बड़ा मुद्दा है, और नीतीश कुमार खुद उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और समझा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ अगर मंच साझा करते अमित शाह, तो नीतीश कुमार ये मांग कर सकते थे कि अमित शाह इस्तीफा दें, और चूंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, और वहीं से एक बड़ा बवाल शुरू हो सकता था। तो सारी चीज़ें देखते हुए बीजेपी ने अमित शाह का पटना दौरा जो है वो रद्द करवा दिया। इसी तरीके से बीपीएससी को लेकर के जो चल रहा था, उसमें नीतीश कुमार ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के जरिए जो है वो खेल कर रही है, और प्रशांत किशोर के जरिए वो नीतीश कुमार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है। और तेजस्वी यादव भी यही कहते हुए सुने जा रहे हैं, हम लोगों ने सुनवाया भी कि भाई जब तक हम सरकार में थे तब तक सारी चीज़ें ठीक ठाक होती रहीं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो सारी चीज़ें ख़राब क्यों होने लग गई, परीक्षा जो है वो पेपर लीक क्यों होने लग गई, ये सारे सवाल तेजस्वी यादव उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी इस मसले पर भी नीतीश कुमार जब सरकार छोड़ेंगे, बीजेपी के साथ छोड़ेंगे, तो नीतीश कुमार कहते हुए सुने जाएंगे कि हमने पहले भी देखिए 5 लाख नौकरियां दी थी जब हम इनके साथ थे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और इन लोगों ने सबने गड़बड़ियाँ करना शुरू कर दी। एक और मुद्दा जो आरएसएस का होगा, शर्मिष्ठा जी, वो भी नीतीश कुमार बनाएंगे कि आरएसएस, जो राहुल गांधी भी पहले कह चुके हैं कि आरएसएस सारे शिक्षण संस्थानों पर कब्जा कर रहा है, नीतीश कुमार कहते हुए सुने जाएंगे कि आरएसएस के लोग जो थे वो सरकारी नौकरियों में घुसाने की कोशिशें बीजेपी कर रही थी, और आरएसएस के खिलाफ नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर है, और वो विधानसभा में खड़े होकर आरएसएस पर तमाम आरोप लगा चुके हैं। तो बहुत सारे मुद्दे नीतीश कुमार के सामने होंगे जिनको लेकर वो बीजेपी से अपने संबंध विच्छेद की घोषणा करेंगे, सिर्फ शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे जो हैं वो उसकी तैयारी नीतीश कुमार पहले ही कर चुके हैं, और ऐसी अचानक गवर्नर से मुलाकातें होंगी, और इसी अचानक की किसी गवर्नर से मुलाकात में मालूम पड़ेगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी गवर्नर से ये संपर्क साध के ये ना कहने पाए, मतलब तैयारी ना करने पाए कि गवर्नर को करना क्या है। जी बिल्कुल, आरिफ मोहम्मद खान को नीतीश कुमार अपने भरोसे में ले रहे हैं कि आपको क्या करना है, कब कैसे करना है, बस मैं इशारा दूंगा और आप उस पर तुरंत ही फैसला कर लीजिएगा, और ऐसा फैसला जिसमें कि बीजेपी को संभलने का वक्त भी ना मिले। और हो सकता है कि इस महीने के आखिर तक हम बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर देखें, और उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अमलेंदु जी, अब चूंकि राजनीति जो है ये पूरा कयासों पर ही इस समय चल रही है, क्योंकि मोदी ने खुद ने ऐसा माहौल बनाया है, जितनी तोड़फोड़ मोदी ने की है। पहले का माहौल अलग होता था कि एक बार सरकार बन गई तो कहीं कोई बड़ी घटना होती थी तभी सरकार गिरती थी, लेकिन जब से मोदी आए हैं तब से ये होने लगा है कि कब कौन से दल में तोड़फोड़ हो जाए और कब सत्ता पलट जाए, कोई ठिकाना नहीं रहता। तो जैसा वो कर रहे हैं, अब उनको वैसा ही जवाब जो है वो मिल रहा है, और नीतीश कुमार इस समय वो जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार वो बीजेपी को बाहर कर चुके हैं सत्ता से, और दूसरी बार भी कर दें तो आश्चर्य नहीं। और अमलेंदु जी, जो पिछले चुनाव थे उस समय नीतीश कुमार को दबाव में लेने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। जितना चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ उस समय बोला था, और उसका असर कहीं ना कहीं जेडीयू के प्रदर्शन पर पड़ा भी था, उसकी सीटें बीजेपी से कम रही, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे। और अब जो ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर का जिक्र चूंकि आपने किया, बीपीएससी आंदोलन को जिस तरह से पूरा प्रशांत किशोर ने अपने खुद को फोकस में वो ले आए, और अभी भी उन्हीं पर खबरें चल रही हैं। बीपीएससी आंदोलन, जो छात्र हैं उनका क्या हाल हो रहा है, उनकी क्या मांगे हैं, उन पर क्या विचार हो रहा है, वो सारी खबरें दब रही हैं। प्रशांत किशोर का आमरण अनशन में कैसा क्या चल रहा है, उनकी वैनिटी वैन और वो तमाम बातें उस पर हो रही हैं। कल केसी त्यागी ने उस पर ये कहा कि उनके जैसा किसी ने नहीं किया, हमने उनको इतना विश्वास, इतना सम्मान दिया। और ये बात तो पहले से ही है कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था जेडीयू का। तो क्या इस बार प्रशांत किशोर के जरिए बीजेपी फिर से नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगी है? क्योंकि जो खेल उसने चिराग पासवान को मोहरा बनाकर किया, अब चिराग पासवान भी समझ गए हैं, और वो फिलहाल जैसा अगर संकेत यही है कि जरूरत पड़ी तो वो नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई देंगे, बीजेपी के साथ नहीं। क्या यहाँ पर वही खेल प्रशांत किशोर के साथ करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? समझते हैं प्रशांत किशोर के जरिए बीजेपी खेल करने की कोशिश कर रही है, और एक कहा जाए कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें विभाजन करने के लिए प्रशांत किशोर के जरिए वो कोशिश
कर रही है, लेकिन जी। चूंकि जिस तरीके से उनकी वैनिटी वैन चर्चा में आई प्रशांत किशोर की, और जिस तरीके से सब चीज़ें सामने आई, उसमें जो था वो प्रशांत किशोर और बीजेपी का नेक्सस जो है वो बेनकाब हो गया। और जी। इसको बेनकाब करने में आप देखिए सब एकजुट नजर आ रहे हैं। तेजस्वी भी बता रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है, जेडीयू भी बता रही है कि साहब ये विश्वासघात किया इसने नीतीश कुमार के साथ। केसी त्यागी का बयान था कि साहब वो नीतीश कुमार को सौंपना चाहते थे पार्टी, उन्होंने विश्वासघात किया। तो यानी प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी भी, जेडीयू भी वही बात कह रही है और आरजेडी भी वही बात कह रही है। और जिस तरीके से डंडा डोली करके प्रशांत किशोर को उठवाया गया, तो नीतीश कुमार की तरफ से ये संदेश दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी को कि आप अपने इस मोरे के जरिए जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम आपका खेल कामयाब नहीं होने देंगे, ये समझ में आ गया। दूसरा, प्रशांत किशोर को बीजेपी जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, उससे बीजेपी के अंदर खुद दरार पैदा शुरू हो गई। बीजेपी के जो नंबर 2 की लीडरशिप है, उनको ही लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मैनेज कर भी लिया और सरकार में आ भी गई, तो चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय किशोर सिन्हा हो, इन सबका स्थान जो है वो ले लेंगे आकर प्रशांत किशोर, चूंकि मोदी जी के बहुत नज़दीक हैं प्रशांत किशोर। तो बीजेपी के अंदर शुरू हो गया। तो इसलिए संजय झा जाकर जो सम्राट चौधरी से मिले, इसलिए इन अफवाहों को भी बल मिल रहा है कि क्या संजय झा सम्राट चौधरी को तोड़ने के लिए गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि संजय झा जेडीयू को तोड़ें, बल्कि संजय झा उल्टे काम पर लग गए। इस तरीके की चर्चाएं भी अब शुरू हो गई हैं। तो बिहार का खेल बहुत दिलचस्प है। नीतीश कुमार जो खेल करेंगे, वो खेल जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समझना जो है उनके बस में नहीं है। नीतीश कुमार बार-बार ये संकेत दे रहे हैं और फिर भी उन्होंने ये खुले संकेत दे दिए समिता जी। जी बिल्कुल। 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक 3 बार राज्यपाल से मिलना नीतीश कुमार का, उससे ये समझ में आ रहा है कि बिहार में कोई बड़ी खबर वहां से जल्दी आ सकती है और इंतजार हो रहा है 14 जनवरी का। उसके बाद ही जरूरी फैसले जो है लिए जाते हैं और लिए जाएंगे, ऐसा लग रहा है। इस महीने के अंत तक हम बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर देख लेंगे, तो उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि मोदी शाह ने जो खेल अभी तक वो बाकी राज्यों में बाकी दलों के साथ खेलते रहे, तो अब जैसे को तैसा वाला हिसाब जो है वो शायद नीतीश कुमार उनके साथ करने में लगे हुए हैं। तो बिहार से अब और कौन सी नई बड़ी खबर आती है आने वाले दिनों में, और राज्यपाल और नीतीश कुमार की कितनी मुलाकातें होती हैं, ये सब देखना जो है दिलचस्प होगा। आज इस चर्चा को अमलिंदु जी फिलहाल हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ।